प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी ट्रिक्स और इजी मेथड से करने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक तो बनता है, और वीडियो को दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। अगर आपका कोई सुझाव और कमेंट है तो कमेंट बॉक्स में। हम लोग बात करने वाले हैं लोकतंत्र और उसके सत्ता की साझेदारी के बारे में। चलिए अब समझते हैं सत्ता की साझेदारी क्या होती है, सत्ता में साझेदारी की कल्पना क्या होती है। पहली बात, सत्ता सत्ता का मतलब होता है पावर। किसी भी लोकतांत्रिक देश में, किसी भी इलाके में अगर कोई पावर या फिर जो जो हमारे पास पावर रहती है, जो नेताओं के पास पावर रहती है, उसे ही सत्ता कहा जाता है। और उसमें साझेदारी का मतलब होता है हिस्सेदारी लगाना। जैसे लोग कहते हैं ना, हमारे बिजनेस में साझेदारी थी, हम लोग साझा करके बिजनेस कर रहे थे। तो साझेदारी मतलब वो सभी लोग आपस में साथ में मिल के बिजनेस कर रहे होते हैं। तो हम लोग क्या कहते हैं कि ये लोग साझेदारी में बिजनेस कर रहे थे। तो सत्ता की साझेदारी मतलब सत्ता में जब साझेदारी हो रही हो, जब वो पावर को शेयर कर रहे हो, तो उसे सत्ता में साझेदारी कहा जाता है। सत्ता में साझेदारी की कल्पना कहाँ से शुरू हुई? तो सत्ता में साझेदारी की कल्पना सबसे पहले देखते हैं। लोकतंत्र एक ऐसी पद्धति है जो जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है। ये लोकतंत्र की सबसे कॉमन परिभाषा है। सबसे ज्यादा लोग इसी परिभाषा को बताते हैं। तो कहने का मतलब है कि लोकतंत्र ऐसी सरकार है जहां पर जनता की सरकार है, यानी कि ये जनता इसमें पूरी तरीके से मिली हुई है, पूरा का पूरा सहयोग है जनता के द्वारा। यानी कि सरकार को किसने बनाया है? जनता ने बनाया है। किसने बनाया है? तो जनता ने बनाया है। तो इस सरकार पर किसका अधिकार होगा? तो जनता का अधिकार होगा। इतना से तो समझ में आ गया। ये सरकार किसके लिए बनाई गई है? तो ये सरकार जनता के लिए बनाई गई है। तो कहने का मतलब सिंपल हो जाएगा कि ये सरकार किसके लिए बनाई गई है? तो ये जनता के लिए, यानी कि इसमें पूरा का पूरा इन्वॉल्वमेंट किसका रहेगा? जनता का रहेगा। सत्ता का मतलब क्या होता है? अब देखिए, आपके बुक के हिसाब से सत्ता का मतलब होता है, सत्ता का अर्थ होता है राजनीतिक शक्ति। यानी कि आपके पास राजनीति से संबंधित किस प्रकार की शक्तियां है, उसे आप सत्ता कहते हैं। तभी तो कहते हैं ना, सत्ताधारी होते हैं, विपक्षी पार्टी होती है, तो उन लोगों के पास राजनीतिक शक्ति होती है, तो इसलिए सत्ताधारी होते हैं। जिनके पास नहीं होती वो विपक्षी होते हैं। सत्ता की साझेदारी से यह मतलब है कि सभी लोगों के जीवन को प्रभावित करने वाले मुद्दे जो भी हैं, मसले हैं, जो भी निर्णय है, या उन सभी को प्रभावित करने या फिर बनाने का अधिकार सभी के पास होना चाहिए। तो उसे सत्ता की साझेदारी कहेंगे। जैसे इस बल्ब जलाने का अधिकार एक आदमी के पास होता तो वो क्या होता? इस पावर का अधिकारी होता। लेकिन नहीं, यहाँ पर इसके अधिकारी सभी के हैं। किसी व्यक्ति के, किसी भी निरंकुश राजा के, अल्पसंख्यक बहुसंख्यक होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पर बस एक ही बात मायने रखती है, और वो है कि सभी लोगों का साथ में होना ही साझेदारी कहलाता है। किसी भी समुदाय विशेष, किसी भी व्यक्ति विशेष, किसी भी एक व्यक्तियों को पास पावर नहीं दी जाती है, सबको बराबर पावर दी जाती है। तभी हम कह सकते हैं कि ये समुदाय सभी साबित हो पा रहा है। अब अगला सवाल कि सर, सत्ता में साझेदारी तो समझ में आ गया, जैसे ये एक पावर हो गई। अब बल्ब जलाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति के पास है, तो सत्ता की साझेदारी का अधिकार सिर्फ एक के पास हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर ये चार लोग उसको शेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसका मतलब सीधे तरीके से समझ सकते हैं कि इस पावर का, इस बल्ब जलाने की जो क्षमता है, वो सब चार अलग अलग व्यक्ति, कोई भी जला सकता है। ये बल्ब जला, जैसे अगर ये बल्ब कोई देश की नियम बदलने वाला बल्ब हो गया, जैसे अगर ये बल्ब वही जलाएगा जो नियम बदलने की शक्ति रखता है, तो ये चार लोगों के पास, यानी कि चारों के चारों लोग नियम बदल सकते हैं। एक व्यक्ति के पास रहता तो इससे क्या होता है, हम लोग समझ जाते हैं कि यही व्यक्ति उस देश का निर्णायक है। लेकिन हमारे साथ ऐसा नहीं होता है। हमारे साथ कहा जाता है कि सत्ता की साझेदारी में सबको बराबर होना है। अब क्वेश्चन ये आता है कि सत्ता की साझेदारी की जरूरत ही क्यों पड़ती है? सत्ता की साझेदारी की जरूरत ही क्यों पड़ती है? तो सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र को मजबूत और स्थिर बनाए रखने के लिए, इसके आधार को और भी ज्यादा जोड़ने के लिए बनाई जाती है। सत्ता की साझेदारी की कोशिशें लोकतंत्र के हर एक अंग में बराबर जाकर बैठ जाती है, और ये उतने ही ज्यादा लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने पर मजबूर कर देती है। लोकतंत्र में जितने ज्यादा लोग सत्ता की भागीदारी में शामिल होंगे, उतना ही ज्यादा लोकतंत्र प्रभावित होगा। क्योंकि अभी आपने कहा कि ये लोकतंत्र किसका शासन है? जनता का। और जितनी ज्यादा जनता इसमें लगेगी, उतना ही ज्यादा मजबूत ये लोकतंत्र होगा। जितने ज्यादा लोग इसमें सहयोग करेंगे, उतना ही स्थिर होगा। स्थिर इसलिए होगा क्योंकि ये चारों ने मिलकर नियम बनाया। तो इनमें से कोई भी ये नहीं नकार सकता कि तुम्हारी गलती है कि तुमने नियम बनाया। सभी लोग मिलकर नियम बनाए हुए हैं।
इसीलिए सबकी गलती, अगर गलती होगी भी तो सबकी होगी, और तारीफ होगी भी तो सबकी होगी। तो इसीलिए कि कोई भी कमी या बेसी किस्म की बातें नहीं रहती हैं। अब जब हम समझ चुके हैं कि सत्ता की साझेदारी बहुत ही जरूरी है, तो अब हमारे पास अगला टॉपिक आता है कि सत्ता की साझेदारी को किस प्रकार किया जा सकता है। आज हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं कुछ ज्यादा ही जटिल हो चुकी हैं। इसके लिए सत्ता की साझेदारी का स्वरूप हम लोग आसानी से देख सकते हैं, क्योंकि हमारा लोकतंत्र ही सत्ता की साझेदारी को दिखा रहा है। आधुनिक जितने भी एडवांस या मॉडर्न डेमोक्रेटिक कंट्रीज हो रहे हैं वो उतने ही ज्यादा लोकतांत्रिक होते हुए दिखाई दे रहे हैं। चलिए सबसे पहले प्रकार का देखेंगे हम लोग सत्ता का विभाजन। सबसे पहले प्रकार का सत्ता का विभाजन होगा सरकार का क्षैतिज संगठन। कहने का मतलब है कि एक बराबर रेखा में समान पावरों को बांटना क्या कहलाता है, सरकार का क्षैतिज गठन कहलाता है। इसके अंतर्गत राजनीतिक सत्ता को व्यवहारिक प्रयोग को सबसे आसानी से देखा जा सकता है। सरकार के कई महत्वपूर्ण अंग होते हैं, जैसा कि आपको पता होगा, आपने पढ़ा है, सरकार के कई महत्वपूर्ण अंग होते हैं जो अलग अलग काम करने के लिए बनाए जाते हैं। इसमें उन लोगों की पावर भी अलग अलग रहती है। ये लोग काम तो अलग अलग करते हैं, लेकिन इनके कार्य करने की क्षमता भी अलग अलग होती है। ये लोग अलग अलग किस्म के कार्य कर रहे होते हैं। जैसे न्याय के संबंधी सारी की सारे कार्य कौन संभालता है, न्यायपालिका, जिसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं जुडिशियरी या जुडिशियल पावर। जितने भी नियम बनाने या फिर कानूनों को बनाने के संबंधित जितने भी नियम है उनको विधायिका कहा जाता है, या फिर उनको लेजिस्लेटिव पावर कहा जाता है। कानूनों से संबंधित जो भी पालन करने की बात होती है उनको क्या कहा जाता है, उनको कार्यपालिका कहा जाता है। ये जो अगला टॉपिक है इसको एग्जीक्यूटिव या कार्यपालिका कहा जाता है। इसके अंदर सरकार पावर बांटती है। जैसे नियम बनाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ मंत्रियों के पास रहता है। नियम को लागू कराने का अधिकार IAS ऑफिसर, जितने भी किसी कोई कर्मचारी हो गए वो सब, और पुलिस अधिकारियों के पास होता है। तो ये एग्जीक्यूटिव हो गए। जुडिशियल पावर का अधिकार सिर्फ और सिर्फ मंत्रियों के पास नहीं, पुलिस अधिकारियों के पास नहीं, बल्कि कोर्ट के अधिकारियों के पास रहता है। तो इसीलिए जितनी भी न्यायपालिका पावर है इनके पास हो जाती है। ये त्रिअंगिक बंटवारा है, इसके अंदर उनके कार्य उनको दे दिए जाते हैं। साथ ही साथ संविधान से ही इस बात की घोषणा कर दी गई है कि ये तीनों अंग एक दूसरे से स्वतंत्र होंगे। कोई भी इन पर रोक या दबाव नहीं डालेगा, एक दल दूसरे दल पर दबाव नहीं डालेगा। तो इस प्रकार की व्यवस्था भी देखने को मिलती है हम लोगों को यहाँ पे। अब इस प्रकार की व्यवस्था में नियंत्रण और संतुलन बराबर बना रहता है। लेजिस्लेटिव अपनी मर्जी का काम करता है, एग्जीक्यूटिव अपनी मर्जी का काम करता है, जुडिशियरी अपनी मर्जी का काम करता है। इसको रोकने के लिए ये लोग नहीं जाते, इसको रोकने के लिए ये लोग नहीं जाते, और इसको रोकने के लिए ये लोग नहीं आते। लेकिन निगरानी रखने का काम जुडिशियरी का होता है। ये निगरानी इन पर भी रख सकता है, ये निगरानी इन पर भी रख सकता है। कहने का मतलब है कि न्यायपालिका निगरानी रख सकती है मंत्रियों पर भी, पुलिस अधिकारियों पर भी। क्या कोर्ट मंत्रियों और पुलिस अधिकारियों को निगरानी नहीं रखता है? बिल्कुल रखता है। लेकिन क्या मंत्री कभी भी कोर्ट के जजों को बताते हैं कि आपका ये काम है, आपको ये करना है? ऐसा कभी नहीं होता है। तो इस प्रकार की व्यवस्था नियंत्रण और संतुलन की भी व्यवस्था है। यहाँ पर नियंत्रण करने का काम जुडिशियरी का और संतुलन का काम इन तीनों का यहाँ पर बराबर बराबर पावर दी गई, तो संतुलन की व्यवस्था है। सरकार का श्रेणीबद्ध गठन, कहने का मतलब है कि सरकार को इस तरीके से बनाइए कि एक श्रेणी, एक सीरीज दिखाई दे, सबसे कम, फिर उससे अधिक, फिर उससे अधिक और फिर सबसे अधिक या फिर सबसे बड़ी सरकार का श्रेणीबद्ध गठन। इस प्रकार के गठन में राजनीतिक शक्ति क्षेत्र के अधिकार पर बांटी जाती है। यानी कि पावर जो रहेगी वो जिसका क्षेत्र जितना बड़ा होगा उसका पावर उतना ही बड़ा होगा, जिसका क्षेत्र जितना कम उसका पावर उतना ही कम। भारत के शासन में हम लोग देख सकते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट अलग रहता है, स्टेट गवर्नमेंट अलग रहता है, और म्यूनसिपैलिटी का गवर्नमेंट अलग रहता है, और अंदर जितने नीचे उतर आते हैं ग्राम पंचायत का गवर्नमेंट अलग रहता है। जैसे केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, जनपद सरकार और पंचायत सरकार। तो केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, जनपद सरकार और पंचायत सरकार, इसके अंतर्गत आप पावर का सेपरेशन भी देख लीजिए। जो प्रधानमंत्री के पास पावर होती है, जो केंद्रीय मंत्रियों के पास पावर होती है, वह अपने मंत्रालय से रिलेटेड कोई भी काम संभाल सकते हैं, लेकिन राज्य मंत्री के पास वो पावर नहीं होती है। केंद्र सरकार जो नियम लगाती है वो पूरे देश पर लागू होता है, लेकिन राज्य सरकार जो नियम लगाती है क्या वो पड़ोसी देशों पर लागू होता है? नहीं होता। पड़ोसी राज्यों पर लागू होता है? बिल्कुल नहीं होता है। किस पर लागू होता है? तो सिर्फ और सिर्फ अपने राज्यों पर लागू होता है। उससे नीचे बात आती है म्युनिसिपैलिटी के लेवल की। तो यह वैसी सरकार होगी जहां पर पावर को किन के आधार पर बांटा जाएगा? जहां पर पावर को उनके सक्षमता के आधार पर नहीं, उनके
कार्य क्षेत्र के आधार पर बांटा जाएगा। म्यूनसिपैलिटी में छोटे छोटे कार्य होते हैं, इसलिए म्यूनसिपैलिटी का दिया जाएगा। उसके बाद आगे बात आती है ग्राम पंचायत की। तो यह सबसे निचला लेवल है सत्ता का, जहां पर पावर की शेयरिंग देखने को मिलती रहती है। यह वह स्तर है जो गांव के इलाकों में पाया जाता है। तो सबसे ज्यादा पावर सेंट्रल गवर्नमेंट, उससे कम पावर केंद्र स्टेट गवर्नमेंट, उससे कम पावर म्यूनसिपैलिटी गवर्नमेंट, और सबसे कम पावर ग्राम पंचायत गवर्नमेंट। तो इससे क्या होता है, पावर एक आदमी के पास भी नहीं रही, सबको बराबर बराबर मिल गई। सत्ता एक आदमी के पास नहीं रही, सत्ता कोई पावर कह रहा हूं मैं, सत्ता एक आदमी के पास नहीं रही, सबको बराबर बराबर भी मिल गई और बहुत ही बढ़िया तरीके से मिल गई। तो इसमें क्या होता है, इसमें कोई रोक टोक नहीं रहता और आसानी से कार्य प्रणाली को भी किया जा सकता है। अब समझ में आया। अब चलिए अगला टॉपिक। अब सत्ता के साझेदारी के कुछ अगले स्वरूप, जिसमें कहा जाता है सामुदायिक सरकार की अवधारणा। अभी तो आपने सरकार का ओरिजिनल फॉर्म पढ़ लिया जो हम लोग के देश में होता है। एक और आती है अवधारणा जिसमें आता है कि समुदाय की सरकार। इसमें सरकार का गठन न केवल गठन के आधार पर बल्कि प्रतिनिधि के आधार पर भी साझी होने को कहा जाता है। इसमें किसी समुदाय के लोगों, जिसमें जैसे हमारा भारत देश हो गया तो इसमें बहुत सारे समुदाय पाए जाते हैं। इसमें अलग अलग समुदाय के लोगों को, अलग अलग संस्कृति के लोगों को अपनी बात रखने की अनुमति दी जाती है, उनको अपनी बात कहने की इच्छा दी जाती है। तो इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग सामुदायिक सरकार कहते हैं। इसलिए इनमें समुदायों की भी सरकार में भागीदारी होनी चाहिए, ताकि बहुसंख्यक ही सिर्फ और सिर्फ अपना काम ना करें। जो ज्यादा लोग हैं वही लोग अपनी बात ना मनवाएं, सभी लोग अपनी बात मनवाएं। यहाँ पे आप देख सकते हैं सभी की सभी लोगों की बातों पर मान्यता रखी जाए, ना कि सिर्फ उन्हीं की बातों पर मान्यता रखी जाए जिनके ज्यादा दोस्त हैं, जैसे ज्यादा संख्या में है। तो इसीलिए इस बात से बचाए रखने के, जैसे भारत जैसे देशों में कोई एक देश हो गया, उसमें एक धर्म के लोग ज्यादा पाए जाते हैं, दूसरे धर्म के लोग कम पाए जाते हैं। तो यहाँ पर अगर वो दोनों तरह की व्यवस्था लगाई जाती, पुरानी वाली व्यवस्था जो हमें आपने पढ़ा है, उसमें क्या होता है कि समुदायों को बराबर तरीके से हिस्सेदारी नहीं मिल पाती। पर अगर हम लोग समुदायवादी सरकार बना दे कि अल्पसंख्यक हो या बहुसंख्यक हो, दोनों को बराबर मात्रा में दिया जाएगा, तो इसमें क्या देखने को मिलेगा कि उसमें हम लोग क्या देखने को मिलेगा, उसमें हम लोग को देखने को मिलेगा कि बराबर मात्रा में ये दोनों साथ में रह सकते हैं। अब इसीलिए हमें एक ऐसी सरकार की आवश्यकता है जो हर एक संख्या को आज सामने आने का मौका दे, हर एक समुदाय को सामने आने का मौका दे। एक तरफ जहां समुदायों को अपने हितों का संवर्धन नहीं करेगा, उपयोग अपने पावर का इस्तेमाल करके अपने आप को नहीं बड़ा करेगा, वहीं दूसरी ओर अन्य समुदाय भी अपने पावर का इस्तेमाल करके अपने हित के लिए, अपने मुद्दे पर कुछ कर पाएंगे। इसलिए सरकार में समुदाय की बहुलता, यानी कि समुदाय, अलग अलग किस्म के समुदाय पाए जाना, ये बहुत ही ज्यादा मायने रखता है। इसी की वकालत की जाती है किसके अंतर्गत, तो हमारे सामुदायिक सरकार के अंतर्गत। तो इसमें सरकार किसी एक आदमी के हाथ में ना देकर समुदाय के हाथ में दे दी जाती है। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, सामुदायिक सरकार की अवधारणा कहते हैं। तो आप इसको आसानी से समझ सकते हैं कि अगर एक वर्ग के लोग ज्यादा हैं और दूसरे वर्ग के लोग कम हैं, तो इनकी बात ज्यादा सुनी जाएगी। इसीलिए इसको रोकने के लिए दोनों समुदायों को बराबर बराबर की अनुमति दे दी जाती है और इस प्रकार ये सामुदायिक सरकार बन जाती है। अब अगला बात आता है दबाव समूह की सत्ता में हिस्सेदारी। क्योंकि लोकतंत्र ने अलग अलग वर्गों को जन्म दिया है, इसीलिए हमारे देश में भी ये बात दिखाई देगी कि अलग अलग समूह है। तो जो समूह प्रत्यक्ष या सीधे तौर पर सत्ता में भागीदारी चाहते हैं उन्हें राजनीतिक दल कहा जाता है। लेकिन कुछ समूह ऐसे भी होते हैं जो अप्रत्यक्ष दल पर अपनी हिस्सेदारी चाहते हैं या फिर हितों को पूर्ति करना चाहते हैं, उन्हें हित समूह कहा जाता है। जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पर कि भारतीय जनता पार्टी एक पार्टी हो गई, कांग्रेस एक पार्टी हो गई, लेकिन क्या करणी सेना, एक जो सेना है वो एक पार्टी हो गई? नहीं, वो एक हित समूह हो गया, वो एक विशेष वर्ग के लिए बनाया गया हित समूह हो गया। बजरंग दल जो है वो एक हित समूह हो गया जो एक विशेष दल के लिए बनाया गया है। तो ये हित समूह होते हैं, ये सीधे तौर पर नहीं बल्कि अप्रत्यक्ष तौर पर सरकार में पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं। और जो प्रत्यक्ष तौर पर सरकार में भाग ले रहे होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें राजनीतिक दल कहा जाता है। जो अप्रत्यक्ष तौर पर सरकार में भाग ले लेते हैं बल्कि अपनी बातों को मनवाने की कोशिश करते हैं, उन्हें दबाव समूह या हित समूह कहा जाता है। तो राजनीतिक दल सिर्फ और सिर्फ किसानों का राजनीतिक दल, मजदूरों का राजनीतिक दल हो गया, लेकिन दबाव समूह डॉक्टरों का, वकीलों का, जो सरकार में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते, जो अपना काम करते रहना चाहते हैं, साथ ही साथ अपनी बात को भी मनवाना चाहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, उसे दबाव समूह कहते हैं। तो ये अप्रत्यक्ष किस्म के होते हैं, जबकि प्रत्यक्ष किस्म के कौन होते हैं, तो राजनीतिक पार्टियां जितनी भी होती हैं वो सब प्रत्यक्ष किस्म की होती हैं। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, बहुत ही आसानी से हम समझ सकते हैं। अब हम